हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसए इलेक्ट्रिकल्स पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसी में होने वाले फॉल्ट के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट है, यानी आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा एसी के फॉल्ट के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई भी उपकरण बनाना चाहते हैं, रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके फॉल्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। तो मैंने सीलिंग फैन के फॉल्ट के बारे में बता दिया है और कूलर में होने वाले फॉल्ट के बारे में भी वीडियो बना दिया है और फ्रिज में होने वाले फॉल्ट के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एसी फॉल्ट एंड सॉल्यूशन। दोस्तों एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉल्ट है, एसी ऑन करने पर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है जबकि फैन मोटर चल रहा है। तो कारण क्या है? पहला कारण है वोल्टेज का कम होना, दूसरा तार या थिम्बल का लूज होना, तीसरा थिम्बल पर कार्बन लगा होना, चौथा आरसी या एसी कैपेसिटर वीक होना, पांचवा रिले खराब होना, छठवां है कंप्रेसर मोटर का जाम होना, सातवां कंप्रेसर मोटर का जला होना। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉल्ट है और हमारा यहाँ पे कारण 7 है। तो इन्हीं कारणों से कंप्रेसर नहीं चलता है। आप इसे चेक कर लेंगे बारी बारी तो आप कंप्रेसर आसानी से बना लेंगे। तो दूसरा फॉल्ट है हमारा यूनिट यानी एसी स्टार्ट हो रहा है लेकिन तुरंत बंद हो जा रहा है। तो रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न है वोल्टेज का अप डाउन होना, यानी कभी कम होना कभी ज़्यादा होना। दूसरा वायरिंग ठीक ना होना, यानी सही तरीके से वायरिंग ना होना। तीसरा है हमारा है वोल्टेज रिले या रनिंग कैपेसिटर यानी आरसी खराब होना। तो इन तीनों कारणों से आपका यूनिट कभी स्टार्ट होगा तो कभी बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता रहता है। तो आप इसको बारी बारी चेक कर लेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा फॉल्ट है फैन मोटर नहीं चल रहा है। तो रीज़न क्या है? तो यहाँ पे हमारा पहला रीज़न है फैन मोटर हाथ से चलाकर देखेंगे कि कहीं यह जाम तो नहीं। यदि जाम है तो ऑयल देकर हाथ से चलाकर फ्री किया जाता है। दूसरा है फैन कैपेसिटर का वीक होना। तीसरा फैन मोटर का जला होना। तो इन कारणों से दोस्तों फैन मोटर नहीं चलता है, आप इसकी चेकिंग कर लेंगे। तो इन तीनों कारणों को आप बारी बारी चेकिंग कर लेंगे। चेकिंग करने के बाद दोस्तों आप रिपेयरिंग इसकी आसानी से आप कर सकते हैं। तो चौथा हमारा फॉल्ट है यूनिट यानी एसी से पर्याप्त कूलिंग नहीं मिल रही है। तो रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न है हमारा थर्मोस्टेट स्विच की सेटिंग सही ना होना। थर्मोस्टेट यानी हमारा जो टीएस होता है उसकी सेटिंग आप कम पे करेंगे तो कूलिंग नहीं होगी। दूसरा एयर फिल्टर का गंदा यानी भट्टा होना। तीसरा है एसी गलत जगह पर लगा होना जहां से सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। चौथा हमारा है फिंस टाइप कंडेंसर पर डस्ट का जमा होना। पांचवा कमरे के साइज के अनुसार यूनिट की कैपेसिटी कम होना। तो दोस्तों अगर आपका रूम बड़ा है और जो एसी है यानी यूनिट आपका कम कैपेसिटी का है तो कूलिंग कम होगी। और छठवां हमारा है गैस का लीक होना। अगर आपके यूनिट का गैस लीक रहेगा तब भी आपकी कूलिंग कम होगी। तो इन सारे कारणों को आपको बारी बारी चेक कर लेना है, उसके बाद आप रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा फॉल्ट है यूनिट के चलने पर
शोर हो रहा है, तो रीजन क्या है? तो पहला रीजन है किसी नट या बोल्ट का ढीला होना। दूसरा, किन्हीं दो पाइपों का आपस में टकराना। तीसरा है रिले या कैपेसिटर खराब होना। तो इन 3 कारणों से दोस्तों यूनिट चलने पर शोर होगा। तो फॉल्ट नंबर हमारा 6, कमरे में यूनिट से पानी टपक रहा है, तो रीजन क्या है? तो दोस्तों हमारा पहला रीजन है यूनिट की ढाल आगे की तरफ होना। तो दोस्तों अगर आप विंडो एसी आप इंस्टॉल करते हैं यानी लगाते हैं, तो दोस्तों अगर आप उसका ढाल आगे की तरफ यानी कमरे में हल्का सा नीचे कर देंगे, आगे तरफ कर देंगे, तो पानी रूम में गिरेगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ढाल दोस्तों हमेशा पीछे की तरफ किया जाता है। आगे की तरफ दोस्तों जो एसी होता है उसका इंस्टॉलेशन जब करेंगे तो आगे की तरफ हल्का सा ऊपर कर देना है और पीछे की तरफ ढाल कर देना है, जिससे कि जो पानी होगा आपका पीछे बाहर निकल जाएगा। और दूसरा हमारा है ड्रेन पाइप का चोक होना। अगर दोस्तों आपका जो पाइप लगा रहता है, अगर स्प्लिट एसी होता है तो जो उसमें पाइप लगा होता है पानी बाहर निकालने के लिए, अगर वो चोक हो जाएगा, फट जाएगा, तो पानी लीकेज करके रूम में गिरेगा। तो इन 2 कारणों से दोस्तों पानी रूम में गिरता है। तो फॉल्ट नंबर 7, ऑटो स्विंग मोटर कार्य नहीं कर रहा है, तो हमारा रीजन क्या है यानी कारण क्या है? तो दोस्तों हमारा पहला रीजन है एएसएम को सप्लाई का न मिलना, यानी एएसएम का फुल फॉर्म होता है ऑटो स्विंग मोटर। तो अगर दोस्तों इसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये कार्य नहीं करेगा। दूसरा है एएसएम मोटर का जला होना। अगर मोटर जल जाएगा तब भी ये काम नहीं करेगा। तो इन 2 कारणों से दोस्तों जो ये एएसएम मोटर होता है कार्य नहीं करता है। तो इसे आप चेक कर लेंगे, बहुत आसानी से इसकी चेकिंग हो जाएगी। उसके बाद आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो फॉल्ट नंबर 8, रिमोट कंट्रोल कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों एसी को ऑपरेट करने के लिए रिमोट का उपयोग किया जाता है। रिमोट से टेम्परेचर कम बेसी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कारण क्या है, यानी रीज़न हमारा फर्स्ट रीज़न है रिमोट कंट्रोल के बैटरी को चेक करें, यह लगभग 2.3 वोल्ट का होना चाहिए। फॉल्ट नंबर 9, यूनिट चल रहा है, कूलिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों कारण क्या है? तो फर्स्ट रीजन है कंप्रेसर का पंपिंग कम होना। दोस्तों अगर कंप्रेसर चलता है तो उसकी पंपिंग दोस्तों सही तरीके से नहीं हो रही है, तो कूलिंग कम होगी। दूसरा, सिस्टम में गैस का ना होना। अगर सिस्टम में गैस नहीं रहेगा तब भी आपकी कूलिंग नहीं होगी। तीसरा है सिस्टम का चोक होना। दोस्तों अगर सिस्टम चोक रहेगा, अगर पाइप में कहीं जाम रहेगा जिससे कि जो गैस होता है पूरे यूनिट में नहीं जाएगा, तब भी आपकी कूलिंग कम होगी। तो फॉल्ट नंबर 10, एसी के ब्लोअर का चाल उल्टा हो तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे रीजन क्या है यानी कारण? तो पहला कारण कंडेंसेशन कम होना। दूसरा, कूलिंग कम होगी। तीसरा, यूनिट अधिक एम्पियर लेगा। ओएलपी बार बार ट्रिप करेगा, यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर जो होता है वो बार बार ट्रिप करेगा। पांचवा, कंप्रेसर मोटर में फॉल्ट आएगा तथा उसे जल जाने की खतरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 फॉल्ट हो सकता है अगर एसी का जो ब्लोअर है अगर उसका चाल उल्टा हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 5 फॉल्ट हो सकता है। तो फॉल्ट नंबर 11, यूनिट करंट मार रहा है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा जो उपकरण है पुराना हो जाता है तो वायर ख़राब हो जाता है, कहीं पे कट जाता है तो वो बॉडी से टच हो जाता है, तो बॉडी टच करने पे दोस्तों करंट मारता है। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है खतरनाक फॉल्ट है दोस्तों, क्योंकि इससे
खतरा बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी क्या होता है कि जान भी चली जाती है। तो इन बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप रिपेयरिंग कीजिए तो अर्थिंग आपको चेक कर लेना है, उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला रीज़न है फेस में अर्थ और अर्थ में फेस होना। दोस्तों अगर फेस सप्लाई में जो फेस वाली वायर होगी उसमें अगर अर्थिंग का वायर अगर हो जाता है, कनेक्शन कर देते हैं गलती से, तब भी हो सकता है। अगर अर्थ वाली में वायर में आप फेस का कनेक्शन कर देते हैं तब भी आपका बॉडी अर्थ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड नंबर पे है कंप्रेसर का बॉडी अर्थ होना। ज़्यादातर दोस्तों कंप्रेसर का बॉडी अर्थ होना। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्रेसर का अगर मोटर अगर बॉडी अर्थ हो जाता है तब भी आपके पूरे सिस्टम में बॉडी अर्थ हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी इंस्टॉलेशन कीजिए, लगाइए, रिपेयरिंग कीजिए तो दोस्तों बॉडी अर्थ आप ज़रूर चेक कीजिए, नहीं तो कस्टमर के वहाँ आप जाके लगा देंगे और कस्टमर जाके अगर टच करता है, उसे छूता है तो उसे करंट लग सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फॉल्ट नंबर 12, मशीन ओवरलोडिंग हो रही है। दोस्तों एसी अगर चलते चलते अगर ओवरलोडिंग हो जा रही है, जैसे अगर ये एमसीबी लगा है तो अगर कम मान का एमसीबी लगा है तो ट्रिप कर जाएगा। ओएलपी है दोस्तों, अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तब भी ट्रिप कर जाएगा। तो दोस्तों कारण क्या है यहाँ पे? तो पहला हमारा रीज़न है ऑयल कम होना, कंप्रेसर में ऑयल कम रहेगा तब भी ये दिक्कत आ सकता है। दूसरा है स्टेटर का ओवरहीट होना, रिले खराब होना। तीसरा, चौथा है एससी कैपेसिटर खराब होना, यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर खराब होना। पांचवा है ओएलपी खराब होना। छठवां नंबर पे हमारा है वोल्टेज का कम होना। दोस्तों अगर वोल्टेज आपका कम रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, बारी बारी आपको चेकिंग कर लेना है। इनमें से दोस्तों फॉल्ट आपको मिल जाएगा और आप इस सोल्यूशन भी आपको इसी में मिल जाएगा, आप आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉल्ट नंबर 13, कमरे का टेम्परेचर देर में मेंटेन हो रहा है, यानी ज़्यादा समय ले रहा है कमरा ठंडा होने में। तो दोस्तों यहाँ पे रीज़न क्या है? तो हमारा पहला रीज़न है कमरे का इंसुलेशन लीक होना और दूसरा है दरवाजे में लीकेज होना। दोस्तों अगर कहीं से भी बाहरी अगर हवा आता है, टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर आता है तो कमरा ज़्यादा समय लेगा ठंडा होने में। तीसरा है एसी की सेटिंग सही न होना। चौथा है एयर फिल्टर गंदा यानी फटा होना। पांचवा है कमरे की कैपेसिटी उपकरण के कैपेसिटी से अधिक होना। तो दोस्तों अगर कमरा ज़्यादा बड़ा है और आपका जो एसी लगा है उसकी कैपेसिटी कम है, कमरे की अपेक्षा कम है, तब भी दोस्तों ये ज़्यादा समय लेगा कमरा ठंडा होने में। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि कमरे के साइज के अनुसार एसी लगाया जाता है। तो दोस्तों फॉल्ट नंबर 14, सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। अब दोस्तों इसमें रीज़न क्या है? तो दोस्तों हमारा पहला कारण है यानी रीज़न है थर्मोस्टेट स्विच यानी ये टीएस ख़राब होना। अगर दोस्तों ये टीएस ख़राब हो जाएगा यानी थर्मोस्टेट स्विच ख़राब हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि टीएस के अकॉर्डिंग ही इसके टेम्परेचर को हमें सेट करना होता है। कितने टेम्परेचर पे हमें इसे सेटिंग करना है, उतना टेम्परेचर में दोस्तों जब अगर कमरा ठंडा हो जाएगा तो ये टीएस ट्रिप कर जाएगा और सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। और दूसरा है ठंडे हवा का घुमाव कमरे में गलत हो। अगर कमरे में दोस्तों हवा का घुमाव सही तरीके से नहीं हो रहा है तो कमरा हमारा ज़्यादा समय लेगा ठंडा होने में। तो दोस्तों हमारा जो टीएस है ये ट्रिप नहीं करेगा, कमरा ठंडा नहीं होगा तो ट्रिप नहीं करेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो फॉल्ट नंबर 15, सिस्टम ऑटोमेटिक जल्दी हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न है सिस्टम में गैस अधिक होना। दूसरा कंडेंसेशन सही तरीके से न होना। तीसरा रनिंग कैपेसिटर खराब होना। चौथा है
जिस तार से वायरिंग होनी चाहिए उस तार से वायरिंग का न होना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एक फॉल्ट है, यहाँ पे 4 कारण है। तो इन चारों कारणों में से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस आपको बारी बारी यहाँ पे चेक करना होगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट फॉल्ट है 16। एसी में गैस चार्ज करते समय एसी का इनडोर चोक हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न है मौसम का अत्यधिक ठंडा होना। अगर दोस्तों मौसम ज़्यादा ठंडा है, अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इस स्थिति में गैस चार्जिंग डबल मूव फिल्टर की सहायता से करनी चाहिए तथा गैस चार्ज करने से पहले सभी पाइपों को हल्का गर्म कर लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिल गया होगा, जानकारी मिल गई होगी एसी में होने वाले फॉल्ट के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उसे दबाकर अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।